हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th का मैथ का विविध प्रश्नावली नो जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे। उसके 23वें प्रश्न और उससे आगे के प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले के प्रश्नों को और बाकी शेष प्रश्नावलियों को मैं पिछले वीडियोस में सॉल्व करवा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मतलब सॉल्व करेंगे विविध प्रश्नावली 9 के 23 और उससे आगे के प्रश्नों को। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 23वां प्रश्न पहले। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है, श्रेणी 3 + 7 + 13 + 21 + 31 डॉट 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 के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये हमें एक श्रेणी दी हुई है 3 + 7 + 13 + 21 + 31, ये डॉट 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 ये श्रेणी है और कहा है कि इसके n पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो ठीक ऐसा ही सवाल हमें एक उदाहरण 19 में देखने को मिला था और एक ये हमें प्रश्नावली में भी दे दिया है। तो इसमें देखिए इसका एक पैटर्न होता है। देखिए इसमें ये तो न हमें समांतर श्रेणी दिखाई दे रही है न गुणोत्तर श्रेणी दिखाई दे रही है। इसमें से कुछ भी ये तो हमें मालूम नहीं चल रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसकी अंतर, इसका अंतर क्या है 4, इसका अंतर क्या है 6, इसका अंतर क्या है 8, इन दोनों का इसके बीच का अंतर क्या है 10। तो ये 4, 6, 8, 10 ये हमें कोई समांतर श्रेणी मिल रही है। मतलब इनके बीच का जो अंतर है वो हमें समांतर श्रेणी में मिल रहा है। अंतर समांतर श्रेणी मिल रहा है न पद समांतर, ये श्रेणी जो है समांतर श्रेणी में नहीं मिल रही है, लेकिन इन श्रेणियों के पदों का अंतर हमें समांतर श्रेणी मिल रहा है। तब उस अंतर का प्रयोग कैसे करें, और किसी भी श्रेणी का हम जब n पदों का योगफल निकालने के लिए पहले उसका nवां पद ज्ञात करते हैं an। तो इसके अंतर समांतर श्रेणी में है, इसका उपयोग करके उसका an कैसे ज्ञात करें, यही तो एक क्लू है। तो चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करें। पहले हमें ये श्रेणी दिया है Sn बराबर 3 + 7 + 13 + 21 + 31 + डॉट 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 प्लस an, ये हमें श्रेणी दिया है जो Sn है। अब हम क्या करते हैं कि Sn को ही लिखते हैं, लेकिन इससे एक टर्म साइड करके लिखते हैं। मतलब एक टर्म शिफ्ट कर देते हैं, एक पद दाएं की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 + 7 + 13 + 21 + 31 प्लस an के ठीक पहले a प्लस an-1 आएगा। अब यहाँ पर 3 के नीचे 3 नहीं पड़ रहा है, यहाँ 7 के नीचे, क्योंकि एक पद हमने दाएं तरफ इसको शिफ्ट कर दिया। तो 7 के नीचे 3 पड़ेगा, 13 के नीचे 7 पड़ेगा, 21 के नीचे 13 पड़ेगा। ऐसे ही एक एक पद दाएं हो जाएंगे सभी। अब इसको हम ऐसे लिख दिया, कोई फर्क तो पड़ा नहीं क्योंकि जोड़ तो सेम ही होगा। ये Sn हो गया। अब क्या किया कि हमने घटा दिया, ये दोनों को इस प्रकार से लिख के घटाया। तो घटाया तो यहाँ माइनस, सबका चिन्ह बदल गया, माइनस माइनस माइनस, यहाँ माइनस यहाँ माइनस। अब देखिए Sn माइनस Sn हो गया तो ये 0 आ गया, क्योंकि समान घट रहा है। Sn में से Sn में 0 आ गया। यहाँ पर 3 वैसे ही उतर गया, यहाँ 7 में से 3 गया 4, यहाँ 13 में से 7 गया 6, यहाँ 21 में से 13 गया 8, यहाँ 31 में से 21 गया 10 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर क्या हुआ, an के नीचे an-1 आ रहा है, तो an-1 होगा, ये चीज़ होगी। और माइनस an तो ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें एक चीज़ मालूम चली, देखिए ध्यान से। अभी इस माइनस an को हमने इधर भेज दिया, प्लस an हो गया, और 3 प्लस यहाँ से लेके हमें एक समांतर श्रेणी मिल रही, क्योंकि अंतर समांतर श्रेणी में देखिए 4, 6, 8, 10 ये समांतर श्रेणी मिल रही है। ये 4, 6, 8, 10 को हमने कोष्ठ में लिख दिया। अब सवाल है कि इसमें कितने पद हैं। तो देखिए ये पूरा n पद था, ये पूरा n पद था, इसमें से एक 3 को साइड कर दिया हमने, बचा तो n पद था, उसमें से एक पद को निकाल दिया, तो शेष पद n-1 पद होंगे, इतने n-1 पद। और वही बात यहाँ पर भी है, पूरा n पद था, एक an निकल गया तो बचे n-1 पद। n-1 पद में से n-1 पद घटाए हैं तो आया है हमारे पास इतना, मतलब n-1 पद ये भी होंगे, क्योंकि n-1 पद में से घटाया गया है, तो n-1 पद ये भी है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 4, 6, 8, 10 प्लस n-1 पदों तक ही जाएगा, क्योंकि कुल पद तो n-1 ही है, तो n- पदों तक ये श्रेणी जाएगी। अब देखिए इसका कुल पद कितने ये भी मालूम चल गया। ए हमें मालूम ही चल रहा है 4, डी हमें सार्वंतर मालूम 2,
एन हमें मालूम ही है n-1। अब इसका समांतर श्रेणी के n पदों का योग का फार्मूला रख के निकालते हैं। क्या है समांतर श्रेणी के n पदों का योग? n/2 कोष्ठ में 2a + n-1 इंटू डी। यहाँ पर n-1 है तो n-1/2 कोष्ठ में 2 × 4 प्लस कोष्ठ में n-1 -1 × 2 ये हो गया, क्योंकि हम n की जगह n-1 रखे, a की जगह 4 रखे, d की जगह 2 रखे, तो ये चीज़ हमें मालूम चल गई। अब +3 वैसे ही आगे चल रहा है, +3 कोष्ठ में है n-1/2, इसको 8 कर दिया प्लस अंदर आया n-2 × 2। फिर इसको सॉल्व किया, 2 का गुणा कराया तो आया 8 + 2n-4। अब 8 - 4 को हल किया 2n + 4 आ गया, बाकी चीज़ें वैसे ही है। तो आया 3 + n-1/2 गुणे, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लिया तो कोष्ठ में आया n + 2। अब 2 से 2 कट गया तो आया क्या n-1, दूसरे कोष्ठ में n + 2। फिर इसका गुणा करा दिया तो आया 3 + n² + 2n - n - 2। फिर इसको सॉल्व करना तो ये n² पहले कर दिया, 2n - n ये +n हो गया और 3 - 2 + 1 हो गया। तो हमारा n वां पद तो निकल गया, an बराबर n² + n + 1। अब n वां पद हमारा निकल चुका है, तब तो हम योग सिग्मा रख के आसानी से निकाल देंगे, क्योंकि n वां पद ये में कठिनाई होती है। तो n वां पद हमने निकाल दिया। अब Sn निकालेंगे, Sn तो सिग्मा रख देंगे, सिग्मा n बराबर 1 से लेकर n तक n² + सिग्मा n बराबर 1 से लेकर n तक n प्लस सिग्मा n बराबर 1 से लेकर n तक 1, क्योंकि हर पद के सामने सिग्मा रख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर n बराबर 1 से n तक ये नहीं लिखे तब भी काम चला है, लिख देते तो और बेटर। अब यहाँ पर हम फार्मूला जानते ही हैं n² का, सिग्मा n² का, n कोष्ठ में n + 1, दूसरे कोष्ठ में 2n + 1/6 प्लस इसका n कोष्ठ में n + 1/2 प्लस ये एक जो है वो 1 से n तक, मतलब सभी पदों में 1 जुड़ेगा, तो इससे बढ़िया सब 1 × n बराबर n ही लिख देते हैं। n हो गया ये। अब फिर क्या किया, इसमें से हमें n/6 हमने कॉमन ले लिया, n/6 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर n/6 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर तो बचा ही, पहले कोष्ठ में n + 1, दूसरे कोष्ठ में 2n + 1। यहाँ पर क्या बचा, इसमें से 6 n/6 कॉमन ले लेते, n यहाँ से गया और 6 नीचे से जाएगा। जब 6 ऊपर हम 3 का अगर गुणा कर दें तो ये फिर संतुलित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि हम ऊपर और नीचे 3 का गुणा कर दिए, इसमें पहले सोचिए तो ऊपर भी 3 आ गया, नीचे भी 3 आ गया, तो नीचे 3 आ जाएगा तो 3 दूना का 6 हो जाएगा, तो 6 n/6 कॉमन हो जाएगा। ऊपर क्या बचा n + 2 और कोष्ठ में 3 ये बच गया। अब प्लस n कॉमन, इसमें भी ऊपर और नीचे 6 का गुणा कर देते, n/6 कॉमन हो गया, बचा 6, तो 6 यहाँ पर आ गया। अब देखिए इसका गुणा करा दे तो आया 2n² + n + 2n + 1, इसका गुणा कराया तो +3n + 3, अब +6 वैसे ही फिर जोड़ दिया, 2n² + 6n हो गया प्लस 10 हो गया, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब n/6 इसमें सब में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लिया, कोष्ठ में बचा n² + 3n + 5, 2 से इस 6 को काटा 3 बार में, तो आया n/3 कोष्ठ में n² + 3n + 5। ये आ गया हमारा Sn, मतलब n पदों का योग हमसे पूछा था, n पदों का योग हमने निकाल दिया। तो हो गया हमारा 23वां प्रश्न सॉल्व। अब देखते हैं 24वां प्रश्न क्या कह रहा है हमसे। यदि S1, S2, S3 क्रमशः प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग है, उनके वर्गों का योग तथा घनों का योग है, तो सिद्ध कीजिए कि ये चीज़, मतलब कह क्या रहा है इसमें, S1, S2, S3 क्रमशः प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, उनके वर्गों का योग तथा उनके घनों का योग है। देखिए मतलब कह रहा है S1 जो है वो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग है, S2 जो है वो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है, और S3 जो है वो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है। तो हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, ये चीज़ 9n S2 का वर्ग बराबर S3 × 1 + 8 S1, ये हमें प्रूफ करना है। देखिए कहा है S1 प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग है, तो S1 बराबर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये तो हमने सबसे पहले ही विशेष श्रेणी के n पदों के योगफल में निकाला था, n कोष्ठ में n + 1/2, कामा S2 जो है वो वर्गों का योग है n, तो S2 बराबर n कोष्ठ में n + 1, दूसरे कोष्ठ में 2n + 1/6 हो जाएगा। और इसी प्रकार S3 घनों का योग है, तो S3 बराबर n² कोष्ठ में n + 1 का होल स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा।
अब ये चीज़ तो आ गई। अब हमें प्रूफ करना है 9s2 का वर्ग बराबर s3 कोष्ट में 1 + 8s1, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए इसका RHS ले लेते हैं। हमने इसका RHS लिया तो क्या आया, n² कोष्ट में n+1 का होल स्क्वायर बटा 4 कोष्ट में 1 + 8 गुणे n कोष्ट में n+1 बटा 2 मान रखा सिंपली हमने उसका। यहाँ पर वैसे ही कोई चिन्ह नहीं, n² कोष्ट में n+1 का होल स्क्वायर बटा 4 गुणे ये 1 + 8n कोष्ट में n+1 बटा 2 हो गया है। अब इसको क्या किया हमने, इसका गुणा करा दिया, तो ये हो गया 8n² + 8n बटा 2 और 1 प्लस वैसे ही है। अब इसमें लसन ले लिया 2 को, 2 + 8n² + 8n बटा 2 हो गया। ये चीज़ वैसे ही अभी चल रही है। यहाँ भी वैसे ही n² कोष्ट में n+1 का होल स्क्वायर बटा 4, यहाँ ऊपर हमने 2 कॉमन ले लिया तो आया 4n² + 4n + 1 बटा में 2 है ही, 2 से 2 कट गया, आया क्या n² कोष्ट में n+1 का होल स्क्वायर। ये हमें दिख रहा है कि 2n + 1 का होल स्क्वायर है। देखिए a² 4n², b² 1 2ab + 4n, मतलब इसका वर्ग करने पे आ जाए तो इसको इसके बराबर भी लिखा जा सकता है कि ये हमने लिख दिया बटा में 4। अब क्या कह रहा है, इसमें हमने ये चीज़ हमने निकाला। अब इसमें हम अगर ऊपर और नीचे दोनों में 9 का गुणा कर दें तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। चलिए 9 का गुणा कर देते हैं। तो नीचे हमने 9 का गुणा किया तो 9 चौको 36 हो जाएगा, और 36 को हम 6² के रूप में लिख सकते हैं। और ऊपर में 9 का गुणा गुणे n² पहले कोष्ट में n+1 का होल स्क्वायर, दूसरे कोष्ट में 2n+1 का होल स्क्वायर है ही। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, तो पूरे का हम स्क्वायर कर देते हैं। n कोष्ट में n+1, दूसरे कोष्ट में 2n+1 बटा 6 का होल स्क्वायर कर देते हैं, इस प्रकार लिख देते हैं। अब 9 का गुणा है। अब ये चीज़ हमने क्या जानी है, ये s2 है, मतलब प्रथम n² प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है, और वर्गों का योग भी प्रश्न में दिया है, ये s2 है, तो ये पूरा s2 हो जाएगा, और ऊपर में स्क्वायर है, मतलब ये s2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 9 बाहर है ही तो 9s2 का स्क्वायर। यही हमें LHS के बराबर लाना था, तो यही हमारा LHS हो गया। तो इसी सीधम ये सवाल भी हो गया हमारा सॉल्व, हमने प्रूव कर दिया जो प्रूफ करना था। अब देखते हैं 25वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित श्रेणियों के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब जो एक श्रेणी दी है नीचे, उसके n पदों का योग हमें ज्ञात करना है। देखिए क्या है, पहला पद 1 का क्यूब बटा 1 प्लस दूसरा पद 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब बटा 1 + 3, तीसरा पद 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब बटा 1 + 3 + 5 प्लस डॉट 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 ऐसे ये तक जा रहा है। अब यहाँ पर हमें योग ज्ञात करना है, तो हम पहले यनवा पद निकालेंगे। तो यनवा पद इसमें कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए a1 है, मतलब प्रथम पद है तो 1 का क्यूब है, दूसरा पद है तो 1 का क्यूब है प्लस 2 का क्यूब है, तीसरा पद है तो 1 का क्यूब है प्लस 2 का क्यूब है प्लस 3 का क्यूब है। तो यनवा पद होगा तो क्या होगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डॉट 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 प्लस n का क्यूब तक ऐसे ही जाएगा, क्योंकि जेड तीसरा पद है तो 3 तक जा रहा है, दूसरा पद है 2 जा रहा है, यनवा पद है तो n तक जाएगा। तो बटा के ऊपर आएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब। और नीचे देखिए कि अगर ये पहला पद है तो 1 है, दूसरा पद है तो 1 + 3 है, तीसरा पद है तो 1 + 3 + 5 है, मतलब विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। तीसरा पद है तो 3 पदों तक जा रहा है विषम संख्याएं, दूसरा पद है तो 2 पदों तक जा रहा है। तो nवा पद है तो n पदों तक विषम संख्याएं जाएंगी, तो हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 प्लस ऐसे ही n पदों तक जाएंगी। तो nवा पद तो हमने निकाल ली, an तो हमने ये चीज़ निकाल ली। अब देखिए क्या करते हैं इसमें, अब ये तो घनों का योग लग रहा है हमें, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग लग रहा है। अब इसका फार्मूला तो हम जानते ही, n² कोष्ट में n+1 का होल स्क्वायर बटा में 4। अब बटा में क्या हो गया, ये देखिए हमें एक समांतर श्रेणी लग रही है जो n पदों तक जा रही है। अब देखिए इसका हर जगह सार्वंतर 2 है, प्रथम पद 1 है, तो ये समांतर श्रेणी के योग वाला फार्मूला लगा देते हैं। n/2 कोष्ट में 2 × a 1 है प्लस n तो n ही है क्योंकि n पदों तक जा रहा है, n - 1 × 2 सार्वंतर है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं बस, तो क्या होगा n² कोष्ट में n+1 का होल स्क्वायर बटा 4 और नीचे n/2 कोष्ट में 2 + 2n - 2 ये हो गया।
-2 + 2 कट गया तो आया 2n, बचा केवल अंदर, तो n बटा 2 गुणे 2n, 2 से 2 कटा n स्क्वायर, नीचे आ गया n स्क्वायर आ गया। जब 4 को नीचे लाए तो हो गया n स्क्वायर कोष्ट में n + 1 का होल स्क्वायर बटा 4n स्क्वायर। अब ये n स्क्वायर इस n स्क्वायर से कट गया, आया क्या 1/4 कोष्ट में n + 1 का होल स्क्वायर। अब यनवा पद को हम विस्तार करके लिख दिया 1/4 कोष्ट में n स्क्वायर + 2n + 1। अब यनवा पद तो हमारा निकल चुका है, यनवा पद तो हमारा निकल चुका है। अब तो हम योग निकाल सकते हैं सिग्मा का प्रयोग करके। देखिए कैसे, Sn बराबर 1/4 हो गया कोष्ट में सिग्मा n स्क्वायर + 2 सिग्मा n + सिग्मा 1, ये चीज़ हो गई, हर पद में सिग्मा लगा दिया। अब इसका मान हम जानते हैं n कोष्ट में n + 1, दूसरे कोष्ट में 2n + 1 बटा 6, इसका मान जानते हैं +2n कोष्ट में n + 1 बटा 2, प्लस ये होगा, ये एक जो है वो n पदों तक कैसे जुड़ेगा, क्योंकि n पदों में एक है तो n बार जुड़ेगा, तो n बार एक है मतलब उसको n लिख सकते हैं, तो n लिखा। और ऊपर नीचे हमने 2 का गुणा कर दिया, ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 2 से 2 कटा 1, तो ऐसे ही n बच जाएगा, तो ऊपर नीचे 2 का गुणा करने में कोई अंतर नहीं है। अब देखिए हमने क्यों 2 का गुणा किया, अब इसमें से हमने n बटा 2 कॉमन ले लिया, n बटा 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या हो गया n + 1, दूसरे कोष्ट में 2n + 1 बटा में 3 हो गया, क्योंकि यहाँ से 2 गया है, प्लस यहाँ n गया और 2 गया, n बटा 2 गया यहाँ से, तो 2 कोष्ट में n + 1 बचा, क्योंकि यहाँ सिग्मा के आगे 2 है तो यहाँ भी 2 का गुणा है, तो यहाँ 2 बचा। अब प्लस यहाँ पर हमने n बटा 2 कॉमन ले लिया तो केवल 2 बचा, इसी के लिए हमने ऊपर नीचे 2 का गुणा किया था, कॉमन लेने में हमें आसानी हो, तो ये चीज़ बच गई। अब इसका हमने लौसा ले लिया तो आया 3, यहाँ हो गया, इसका गुणा किया तो क्या हो गया 2n स्क्वायर + n + 2n + 1, इसका अंदर गुणा किया और 3 का भी गुणा करना पड़ेगा, तो 3 दूना का 6, 6 का अंदर गुणा किया 6n + 6 प्लस 3 का इसमें गुणा किया +6 आ गया। अब बाहर 1/4 और n बटा 2 गुणा किया n बटा 8 आ गया। क्या किया, बटा में 3 यहाँ पर है, इसको इधर गुणा करा दिया तो n बटा 24 हो गया। कोष्ट में क्या आया 2n स्क्वायर और ये n + 2n + 6 ये जुड़ा तो +9n, अब प्लस ये 1 और ये 6 और +6 जुड़ा तो +13 आ गया। तो हमारा n पदों का योग आ गया n बटा 24 कोष्ट में 2n + 9n + 13, ये चीज़ हमारी आ गई n पदों का योग, यही हमसे प्रश्न में पूछा है। अब देखते हैं 26वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि दर्शाइए कि 1 गुणे 2 का वर्ग प्लस 2 गुणे 3 का वर्ग प्लस ... प्लस n गुणे n + 1 का होल स्क्वायर बटा में 1 स्क्वायर प्लस 2 गुणे 2 प्लस 2 का वर्ग गुणे 3 प्लस ... प्लस n का वर्ग गुणे n + 1, ये चीज़। अब बराबर में इसको दर्शाना है 3n + 5 बटा 3n + 1, ये चीज़ बराबर में इसको दर्शाना है। अब यहाँ पर देखिए ये सब जोड़ है, तो क्यों ना हम इसका समय सिग्मा वाला करके निकालें, तो उसके लिए हमें यनवा पद चाहिए। तो यहाँ ध्यान से देखिए पहला पद दिया है, दूसरा पद दिया है, ये यनवा पद ही तो दिया है, तो ये तो हमारे लिए और सिंपल कर दिया। यहाँ ये यनवा पद दिया है, नीचे ये यनवा पद दिया है, इसको सिंपल ही वैसे ही रख देते हैं, n कोष्ट में n + 1 का होल स्क्वायर बटा n स्क्वायर कोष्ट में n + 1, ये चीज़ हमारी हो गई यनवा पद। अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, इसका वर्ग कर दिया n कोष्ट में n स्क्वायर प्लस 2n + 1, अब बटा में आ गया n³ + n स्क्वायर, इनका और गुणा कर दिया n³ + 2n स्क्वायर प्लस n बटा में n³ + n स्क्वायर, ये हमारा nवां पद निकल गया। अब हमें योग चाहिए, तो योग के लिए सिग्मा का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ ऊपर हो गया सिग्मा n³ + 2 सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n बटा में सिग्मा n³ + सिग्मा n स्क्वायर। अब सबका मान हम रख देते हैं, सबका मान जानते हैं, इसका मान रखा n स्क्वायर कोष्ट में n + 1 का होल स्क्वायर बटा में 4 प्लस यहाँ 2 का गुणा 2n कोष्ट में n + 1 दूसरे कोष्ट में 2n + 1 बटा 6 प्लस n कोष्ट में n + 1 बटा 2 बटा में मान रखा n स्क्वायर कोष्ट में n + 1 का होल स्क्वायर बटा 4 प्लस n कोष्ट में n + 1 दूसरे कोष्ट में 2n + 1 बटा 6। अब ऐसा नहीं कि इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्योंकि इसमें योग है मतलब ये एक पद हो गया और ये एक पद हो गया, तो पद के अगर अलग अलग पार्टों को हम थोड़ी काट सकते हैं, वो जब गुणे में रहे अलग एक पद रहे तब हम काट सकते हैं, ऐसे योग वाली चीज़ों को हम नहीं काटते हैं। अब इसमें काटने के लिए हम क्या करेंगे, इस तीनों पदों में से हम n कोष्ट में n + 1 बटा 2 को कॉमन लेंगे,
तो यहाँ से कॉमन लिया तो बचा n कोष्ट में n+1/2 प्लस यहाँ से कॉमन लिया 2 कोष्ट में 2n+1/3 और यहाँ सब चला गया तो बचा +1। ये नीचे से भी हमने कॉमन लिया n कोष्ट में n+1/2 तो यहाँ से बचा n कोष्ट में n+1/2 और प्लस यहाँ बचा 2n+1/3। अब ये चीज़ें कट जाएंगी जो गुणे में आ गई। अब एक अलग पद ये और ये कट गया, कट गया। अब बचा क्या हमारे पास, ये चीज़ बची। इसका लसा लेते हैं, लसा आया 6 तो यहाँ हो गया 3n कोष्ट में n+1। अब प्लस में आ गया 4 कोष्ट में 2n+1 और यहाँ +6 आ गया। और ये नीचे भी लसा ले लिया हमने तो क्या आया, ये चीज़ बची थी, इसका लसा लिया 6 आया 3n कोष्ट में n+1 प्लस 2 कोष्ट में 2n+1। अब बटा में 6 कट गया, आया क्या 3n² प्लस 3n प्लस 8n प्लस 4 प्लस 6 क्योंकि सबका गुणा कर दिया अंदर। और बटा में क्या आया 3n² प्लस 3n प्लस 4n प्लस 2। अब इसको सॉल्व किया तो 3n² प्लस 11n प्लस 10 और नीचे 3n² प्लस 7n प्लस 2। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इसका हमने खंड किया कि ये हो गया 3n² प्लस 6n प्लस 5n प्लस 10, ये हो गया 3n² प्लस 6n प्लस 6 प्लस 2। अब इसमें कॉमन लिया हमने 3n को जब कॉमन लिया तो कोष्ट में आया n प्लस 2 प्लस 5 कोष्ट में आया n प्लस 2। बटा में भी ठीक वही चीज़ किया, हमने कॉमन लिया 3n को कोष्ट में आया n प्लस 2 प्लस 1 कॉमन लिया यहाँ से तो आया कोष्ट में n प्लस 2। अब n प्लस 2 इसमें से कॉमन ले लिया n प्लस 2 कोष्ट में 3n प्लस 5 बचा, नीचे से भी n प्लस 2 कॉमन ले लिया तो n प्लस 2 कोष्ट में 3n प्लस 1 बचा। अब n प्लस 2 से n प्लस 2 कट गया, आया क्या 3n प्लस 5 बटा 3n प्लस 1। अब यही चीज़ तो हमारी RHS में प्रूफ करनी थी, 3n प्लस 5 3n प्लस बटा में 3n प्लस 1, तो LHS बराबर RHS हमने प्रूफ कर दिया। इतनी सिद्धम ये सवाल भी हो गया हमारा सॉल्व। अब देखिए ये 27वां प्रश्न आ गया कि ये क्या है, ये कह रहा है कि अब सब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन से इबारती प्रश्न है आगे सारे 27 से 32 तक। क्या कह रहा है, कोई किसान एक पुराने ट्रैक्टर को 12,000 रुपये में खरीदता है, ठीक है, वह 6,000 रुपये नगद भुगतान करता है और शेष राशि को 500 रुपये के अतिरिक्त उस धन पर जिसका भुगतान न किया गया हो 12% वार्षिक ब्याज देता है। किसान को ट्रैक्टर की कुल कीमत देनी पड़ेगी। इसका अर्थ समझिए, क्या कह रहा है कि 12,000 रुपये में खरीदा हो, ठीक है, 6,000 रुपये तो वो तुरंत नगद दे दिया और शेष राशि को 500 रुपये की किस्तों में भुगतान करता है, ठीक है, और 500 रुपये किस्तों में भुगतान कर देता है कि तो जितनी किस्त अभी नहीं दी गई रहती है उसके द्वारा उस पर 12% ब्याज लगाता है और उसका भी भुगतान करता है वो। अब देखिए कैसे इसको लगाएंगे, 12,000 रुपये में से 6,000 रुपये नगद दे दिया और 6,000 रुपये में किस्त देता है और प्रत्येक वर्ष 500 रुपये देता है। 6,000 रुपये और प्रत्येक वर्ष 500 रुपये देता है, तो कुल किस्तों की संख्या कितनी होगी, 6,000 रुपये देना है और उसको प्रत्येक किस्त में 500 दे देता है, तो 6,000 बटा 500 होगी, तो आएगा हमारे पास 12। कुल किस्तों की संख्या 12 हो गई यहाँ पर। अब पहले वर्ष की किस्त क्या होगी, देखिए यहाँ पर 500 रुपये तो वो हर वर्ष देगा क्योंकि प्रत्येक वर्ष 500 रुपये देता है, तो 500 प्लस हो गया। और कह रहा है कि जितनी अभी उसकी बची राशि है किस्त की उस पर 12% लग रहा है, तो अभी वो 500 रुपये तो दिया नहीं है, तो मतलब कुल 6,000 का 6,000 बचा हुआ है उसका। ये तो कैलकुलेट करा है कि पहले वर्ष की किस्त कितनी होगी, ये 500 तो हर वर्ष देगा और उसके बची हुई राशि 6,000 पर भी 12% लगेगा, तो 6,000 पर जब 12% लगेगा तो कितना लगेगा, 720 रुपये आ जाएगा और 500 प्लस 720 1220 रुपये आ जाएगा। तो पहले वर्ष की किस्त 1220 रुपये। अब दूसरे वर्ष की किस्त में देखिए 500 रुपये तो उसको देना ही देना है, प्लस 12% अब किस पे लगेगा, 6,000 में से वो 500 तो दे चुका है, ये ब्याज वाली राशि थोड़ी उसमें छोड़ेंगे, तो ब्याज दे रहा है वो मेन, तो ये राशि तो यही उसमें घटाएंगे, तो 6,000 रुपये में से तो 500 रुपये तो दे चुका है, बचा कितना 5500। अब 5500 पे 12% लगेगा, 5500 पे 12% लगेगा तो आएगा 660, 500 प्लस 660 1160 रुपये दूसरे वर्ष की किस्त। इसी प्रकार देखिए तीसरे वर्ष की किस्त कितनी होगी, 500 देना ही है उसको। अब वो
यहाँ भी 500 दे चुका है, यहाँ भी 500 दे चुका है, मतलब 1000 रुपये वो दे चुका है, 1000 रुपये वो दे चुका है। अब बचा कितना, 5000, क्योंकि 6000 में से 1000 दे दिया, बचा 5000। अब 5000 पे वो 12% देगा, 5000 का 12% 600 रुपये आ गया। अब 500 प्लस 600 1100 रुपये आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अब हम कितनी किस्त देगा, 12 तक तो ऐसे निकालेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तब क्या करते हैं कि ये 1200, 1160 और 1100 को ऐसे देखते हैं क्या ये कोई श्रेणी बन रही है। देखिए ए यहाँ 1220 है, डी यहाँ देखिए क्या है, समांतर श्रेणी बन रही है। इसका अंतर -60, इसका अंतर -60, मतलब ये सार्वंतर तो -60 है, मतलब ये एक क्या बन रही है, समांतर श्रेणी तो बन रही है। तब इसको समांतर श्रेणी के योग के फार्मूले से सॉल्व करते हैं, क्योंकि कुल राशि कितनी देगा यही हमें ज्ञात करना है। तो यही तो उसकी राशियाँ हैं, पहले वर्ष की, दूसरे वर्ष की, तीसरे वर्ष की, ऐसे ही 12 बार जाएगा, क्योंकि 12 वर्ष की उसे देना है। तो n बराबर यहाँ 12 हो गया। अब योग का फार्मूला लगा देते हैं। n बटा 2 कोष्ठ में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह 12 बटा 2 कोष्ठ में 2 गुणे 1220 प्लस 12 माइनस 1 गुणे -60। अब यहाँ 6 आ गया। अब कोष्ठ में आ गया 2400 प्लस 11 गुणे -60। अब यहाँ 2400 11 का -60 में गुणा किया -660। अब ये इसको घटाया तो आया 1780, तो 1780 में 6 का गुणा किया तो आया 10,680। अब किस्त उसने अदा की, कुल किस्त कितनी अदा की, 10,680। लेकिन हमसे प्रश्न में क्या पूछा है, कुल कितनी उसने राशि दी, कुल कितनी उसने कीमत दी, ट्रैक्टर की कुल कीमत कितनी दी। तो 6000 तो पहले ही वो नगद दे चुका है, अब किस्त के रूप में दे दिया 10,680। तो 10,680 भी उसमें जोड़ेंगे तो आ गया 16,680। 16,680 उसने ट्रैक्टर की कुल कीमत दी। ट्रैक्टर था उसका 12,000 का, पड़ा उसको 16,680 का। अब देखते हैं इसी प्रकार ठीक ये 28वां प्रश्न भी सेम टू सेम है, उसके एकदम सेम टू सेम है। कह रहा है कि शमशाद अली 22,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है, ठीक है। वह 4,000 रुपये नकद देता है तथा शेष राशि को 1,000 वार्षिक किस्त के अतिरिक्त उस धन पर जिसका भुगतान न किया गया हो 10% वार्षिक ब्याज भी देता है। उसे स्कूटर के लिए कितनी राशि चुकानी पड़ेगी, एकदम सेम टू सेम है, बस अंक बदला है। तो वही फॉर्मेट रहेगा सेम टू सेम। 22,000 रुपये में से 4,000 रुपये नकद व 18,000 रुपये किस्तों में जमा करता है और प्रत्येक वर्ष 1,000 रुपये किस्त देता है, ठीक है। तो कुल कितनी किस्त देगा, 18,000 रुपये वो जमा करना है, 1,000 प्रति वर्ष, तो 18,000 बटा 1,000, 18 किस्त वो कुल यहाँ पर देगा, ठीक है। तो पहले वर्ष की किस्त कैलकुलेट कर रहे हैं, 1,000 रुपये तो हर वर्ष देगा और बची हुई राशि अभी उसके पास 18,000 पड़ी ही है। अब तो 18,000 पे 10%, क्योंकि 10% वार्षिक ब्याज भी तो होता है, लगता है, तो 10% वार्षिक ब्याज भी देगा 18,000 पे। तो ये कितना आ जाएगा, 1800 प्लस 1,000, तो 2,800 पहले वर्ष की उसकी किस्त हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरे वर्ष की किस्त निकालते हैं तो 1,000 तो देना ही है और इसमें से 1,000 वो दे चुका है 18,000 में, तो बचा 17,000। अब 17,000 पे 10% लगेगा तो आएगा 1700 प्लस 1,000 बराबर 2,700। दूसरे वर्ष की किस्त उसकी आ गई 2,700। अब तीसरे वर्ष की किस्त देखिए, 1,000 प्लस अब 2,000 भी थी, पहले वर्ष भी 1,000 दिया, दूसरे वर्ष भी 1,000 दिया, तो उसका 2,000 तो दे चुका। अब 18,000 में से 2,000 गया, 16,000 बचा, 16,000 पे 10% लगेगा तो आएगा 1,600 प्लस 1,000 बराबर 2,600, 2,600 आ गया। अब इसी तरह 18 बार तो निकालेंगे नहीं। अब हम देखते हैं ये भी क्या समांतर श्रेणी बन रही है, पहले वर्ष 2,800, दूसरे वर्ष 2,700, तीसरे वर्ष 2,600, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर देखिए ए बराबर 2,800 है, डी बराबर यहाँ -100 है, देखिए इसका मतलब -100, इसका अंतर -100, और ये यन 18 किस्तें दे रहा तो यन 18 हो जाएगा। अब फिर हम समांतर श्रेणी की योग के फार्मूले से निकाल लेंगे कुल किस्त का। तो n बटा 2 कोष्ठ में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से निकालेंगे। 18 बटा 2 कोष्ठ में 2 गुणे 2,800 प्लस 18 माइनस 1 गुणे -100 हो जाएगा। अब यहाँ पर मान रख देते हैं, मान तो हमने रख दिया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते तो ये आएगा 9 कोष्ठ में, ये हो जाएगा 5600 प्लस ये 17 गुणे -100 है ही, तो 5600 माइनस 1700 हो जाएगा। 9 का गुणा है ही, इसको घटाया हमने, आया 3900, 9 गुणे 3900 आ गया बराबर 3500, 35,100 आ गया।
35,100 आ गया। तो मतलब अदा की गई कुल किस्त उसकी कितनी आ गई? 35,100 रुपये। 35,100 रुपये उसकी अदा की गई कुल किस्त आ गई। अब स्कूटर की अदा की गई कुल कीमत कितनी है? क्योंकि ये तो किस्त हमने निकाला, 4,000 रुपये तो पहले भी दे चुका है। तो स्कूटर की अदा की गई कुल कीमत कितनी है? 4,000 प्लस 35,100। अब जुड़ जाएगा दोनों तो आ जाएगा 39,100 रुपये। 39,100 रुपया उसके द्वारा स्कूटर की कुल कीमत अदा की गई। स्कूटर उसका था 22,000 का, पड़ा उसको 39,100 रुपये का। अब देखते हैं 29वां प्रश्न क्या है। देखिए 29वां प्रश्न क्या है। 29वां प्रश्न अब देखते हैं क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने 4 मित्रों को पत्र लिखता है। ठीक है, एक व्यक्ति अपने 4 मित्रों को पत्र लिखता है। वह प्रत्येक को उसकी नकल करके 4 दूसरे व्यक्तियों को भेजने को कहता है तथा उनसे यह भी करने को कहता है कि प्रत्येक पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस श्रृंखला को जारी रखे। यह कल्पना करके कि यह श्रृंखला न टूटे तो 8वें समूह भेजे जाने तक कितना डाक खर्च होगा, जबकि एक पत्र का डाक खर्च 50 पैसा है। मतलब समझिए कि एक व्यक्ति है, वो अपने 4 मित्रों को पत्र लिखा, उनसे कहा कि तुम अपने 4 मित्रों को ऐसे भेजो। फिर आगे ऐसे ही 4-4 मित्रों को भेजते हुए सभी लोग अपने 4-4 मित्रों को भेजें। तो 4-4 मित्रों को भेजेंगे, एक भेजा, फिर 4 और को भेजे, फिर 4 फिर 4 और को भेजे। मतलब प्रत्येक व्यक्ति 4 को भेज रहा है। और यह कल्पना करके ये श्रृंखला न टूटे तो 8वें बार में, मतलब 8वें टर्म जब जाएगा, मतलब एक बार ये 4 को भेजा, फिर सभी लोग अपने 4 को भेजे, फिर सभी लोग, ये 8वीं बार जब होगा तो वो कितना खर्च आएगा, जबकि एक पत्र का डाक खर्च 50 रुपये है। मतलब कितने पत्र 8वीं बार में आएंगे, उसमें पैसा का गुणा कर देंगे तो हमारे पास खर्च निकल जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, कितने पत्र भेजे गए, क्योंकि उसके बाद खर्च निकालना तो आसान है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर पहले एक आदमी अपने 4 मित्रों को भेजता है, फिर प्रत्येक मित्र अपने 4-4 मित्रों को भेजते हैं सब, फिर ये सब भी प्रत्येक अपने 4-4 को भेजेंगे सब, तो ये बढ़ता जाएगा ऐसे ही। तो पहले बार में 4 को भेज रहा है, तो पहले बार में 4 आ गया। फिर अगले बार में देखिए यहाँ पर 16 हो जा रहा है, 16 हो गया। फिर अगले बार में 4 गुणा हो जाएगा, 64 हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक 4-4 को भेज रहे हैं तो 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये कौन सी श्रेणी बन रही है, ये तो गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। ए बराबर 4, आर बराबर इसका बटा किए 4, 64/16 भी 4 ही आएगा, 16/4 भी 4 है, तो सार्वनुपात हो गया 4। और कहा है कि 8वें समूह में, मतलब 8वें टर्म में, 8वें पद में, तो n बराबर 8 हो गया, क्योंकि 8वें समूह में हमें पूछा है। अब इसका योग वाला फार्मूला हम लगाएंगे, योग वाला फार्मूला हम लगाएंगे। श्रेणी की n पदों का योग का फार्मूला होता है a कोष्ट में r की घाती n-1 बटा r-1। अब ये हमें मालूम ही है, सारे मान हम रख देंगे। 4 कोष्ट में 4 घाती 8-1 बटा 4-1। अब यहाँ पर देखिए 4 गुणे 4 की घाती 8 का मान होता है 65,536। अब -1, 4-1 3 आ गया बटा में। अब 4 गुणे 65,535 बटा 3 हो गया, ये हो गया, ये घटा दिया हमने। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास आएगा 87,380। तो कुल पत्रों कितने 8वीं बार में भेजे गए? 87,380, इतने पत्र भेजे गए। अब एक पत्र का खर्च 50 पैसा है, एक पत्र का खर्च 50 पैसा है, मतलब आधा रुपया है, आधा रुपया है। तो एक पत्र का खर्च आधा रुपया, तो 87,380 पत्र का खर्च 87,380 गुणे आधा, 87,380 गुणे 1/2। और जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास डाक खर्च निकल के आ जाएगा 43,690 रुपये। 43,690 रुपये हमारे पास डाक खर्च निकल के आ गया। यही हमसे प्रश्न में पूछा है कितना डाक खर्च होगा, तो ये हमारे पास यहाँ पर 43,690 निकल गया। चलते हैं 30वें प्रश्न में। तीसवां प्रश्न क्या कह रहा है कि एक आदमी ने 10,000 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर जमा किया। ठीक है, जब से रकम बैंक में जमा की गई तब से 15वें वर्ष में उसके खाते में कितनी रकम हो गई तथा 20 वर्षों बाद कुल कितनी रकम हो गई, याद कीजिए।
मतलब उसको 10,000 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा कर रहा है। पूछ रहा है 15वें वर्ष में और 20 वर्षों बाद कुल कितनी रकम होगी। अब यहाँ पर देखिए 1 वर्ष बाद कुल कितनी हो जाएगी साधारण ब्याज पे, कितना ब्याज मिलेगा 1 वर्षों बाद, 10,000 गुणे 5 गुणे 1/100, यही होता है फार्मूला। तो रख दिया हमने, आया 500 रुपया ब्याज, तो उसको 1 वर्ष बाद कुल कितनी रकम हो गई उसके बैंक खाते में, 10,500। इसी तरह 2 वर्ष बाद मतलब 10,000 प्लस कितना ब्याज मिला उसको, 10,000 गुणे 5 गुणे 2 वर्ष हो जाएगा बटा 100, तो 10,000 प्लस 1,000 हो गया 1100। इसी तरह 3 वर्षों बाद हम निकालेंगे 10,000 क्योंकि साधारण ब्याज में हमेशा मूलधन पर ही ब्याज लगता है, हमेशा 10,000 पे ही ब्याज लगेगा। तो 10,000 तो उसको हर साल मूलधन रहेगा और ब्याज लगेगा 10,000 पे, तो यहाँ दर 5% है और समय 3 वर्ष हो जाए, क्योंकि 3 वर्ष बाद हम निकाल रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 1500 प्लस 10,000 बराबर 11,500 रुपये। तो 1 वर्ष बाद 10,500, 2 वर्ष बाद 11,000, 3 वर्ष बाद 11,500। अब देखिए यहाँ पर ये कौन सी श्रेणी बन रही है, ये हमारी समांतर श्रेणी बन रही है। देखिए ए का मान 10,500, डी का मान 500, एन का मान 14। अब यहाँ पर हम श्रेणी का चैप्टर है तो श्रेणी से लगा रहे हैं, इसको आप डायरेक्ट साधारण ब्याज के सूत्र से भी लगा सकते हैं। ये यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट जितना वर्ष का निकालना है वो रख देंगे तो उतना ब्याज निकल जाएगा, मूलधन में जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। अब ये श्रेणी का चैप्टर है तो हम श्रेणी के तरीके से लगा रहे हैं। अब ये एक श्रेणी बन गई। अब पूछा क्या है हमसे कि 15वें वर्ष में उसके खाते में कितनी रकम हो गई, मतलब 15वें वर्ष में वो पूछा है तो हम A15 नहीं निकालेंगे। देखिए ध्यान से, A15 हम नहीं निकालेंगे क्योंकि देखिए ये 1 वर्षों के बाद ये रकम है, 2 वर्षों के बाद ये रकम है। 2 वर्षों में तो उसकी यही खाते में होगी, क्योंकि 2 वर्षों के बाद नहीं मिल रहा है। 2 वर्षों में मतलब 2 वर्ष जब चल रहा है तो उसमें तो यही रकम होगी ना। जब 2 वर्ष बीत जाएगा तब ना उसको इतना मिलेगा। 3 वर्षों में तो ये रकम होगी, 3 वर्ष बीत जाएगा तब ना उसको इतना मिलेगा। वैसे ही 15वें वर्ष में तो ये 15वां पद थोड़ी होगा। देखिए तीसरे वर्ष में पूछता तो दूसरा पद होता, दूसरे वर्ष में पूछता तो पहला पद होता। इसी तरह 15वें वर्ष में पूछ रहा है तो ये n बराबर 14वां पद होगा, क्योंकि 15वें वर्ष में हमें निकालना है। तो ये 14 बराबर a प्लस 13 डी हम लिख सकते हैं। a का मान 10,500 प्लस 13 गुणे डी का मान 500 बराबर आ गया 10,500 प्लस ये हो गया 6500, आ गया हमारा 15वें वर्ष में रकम 17,000। 15वें वर्ष में उसके बैंक खाते में 17,000। अब देखते हैं क्या अगला पूछा है। 20 वर्षों बाद, यहाँ पर देखिए अब बदला, 20 वर्षों बाद मतलब 2 वर्ष बाद इतना है, 3 वर्ष बाद इतना है, में नहीं बाद में तो उसके अगला एक वाला हो जाएगा। तो 15 वर्षों बाद तो 15वां पद हो जाएगा अभी। और 15 वर्षों में पूछा है तो 14वां, 15 वर्षों बाद तो 15वां, वैसे ही 20 वर्षों बाद तो 20वां। तो A20 हम निकालेंगे तो बराबर A प्लस 19 डी लिख सकते हैं हम। अब 10,500 प्लस 19 गुणे 500, ये हो गया 10,500 प्लस 9500, अब बराबर आ गया 20,000। तो 20वां पद मतलब 20 वर्षों बाद कुल रकम 20,000 उसकी। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 15वें वर्ष में कुल रकम कितनी हुई, 15वें वर्ष में, बात नहीं में 17,000। अब 20 वर्ष बाद रकम 20,000। तो ये हमने दोनों चीज़ें निकाल दी जो पूछा था। ये हो गया 30वां प्रश्न भी हमारा सॉल्व। अब देखते हैं एक 30वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक निर्माता घोषित करता है कि उसकी मशीन जिसका मूल्य 15,625 रुपये है, हर वर्ष 20% की दर से उसका अवमूल्यन होता है। ठीक है, 5 वर्ष बाद मशीन का अनुमानित मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब एक निर्माता घोषित कर दिया कि मेरी मशीन है जिसका मूल्य 15,625 रुपये है। अब हर वर्ष 20% की दर से उसका अवमूल्यन हो जाता है। 5 वर्ष बाद मशीन का अनुमानित मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब 15,625 रुपये है तो 1 वर्ष बाद उसका अवमूल्यन होगा, मतलब 15,625 माइनस 15,625 का 20%। अवमूल्यन का मतलब ये होता है कि जितने परसेंट अवमूल्यन हो रहा है
और जितने परसेंट का अवमूल्यन हो रहा है, मतलब यहाँ 15,625 रुपये का अवमूल्यन होगा पहले वर्ष, तो इसका 20% निकाल के जो परसेंट हो रहा है उतना परसेंट निकाल के उसी में से घटा देंगे। यही होता है अवमूल्यन कॉन्सेप्ट। तो एक वर्ष बाद क्या होगा, 15,625 माइनस 15,625 का 20%, तो हमारे पास क्या आया, ये इसको साल किया है 3125, तो 15,625 में से 3125 घटा देंगे। एक वर्ष बाद जो अवमूल्यित मूल्य होगा 12,500 रुपये होगा। अब इसी प्रकार 2 वर्ष बाद देखिए ध्यान से, 2 वर्ष बाद मूल्य तो इतना हो गया, क्योंकि एक वर्ष बाद तो मूल्य तो इतना हो गया, तो एक वर्ष बाद जितना मूल्य होगा उसी पर ना अवमूल्यन होगा दूसरे वर्ष का। एक वर्ष बाद अब ये तो मूल्य रहा नहीं, मूल्य तो ये हो गया एक वर्ष बाद। अब एक वर्ष बाद जब मूल्य ये होगा तो इस पर ना 20% अवमूल्यन होगा, क्योंकि जितना करेंट टाइम में मूल्य रहेगा उसी पर ना अवमूल्यन होगा। तो दूसरे वर्ष की शुरुआत में, मतलब एक वर्ष के बाद इतना मूल्य हो जा रहा है, तब इस पर 20% का अवमूल्यन होगा, मतलब 12,500 माइनस 12,500 का 20%, इसको हल किया तो आया 12,500 माइनस 2,500, ये आ गया 10,000 रुपये। अब 3 वर्ष बाद मूल्य देखिए, अब ये तो रहा नहीं 12,500, ये तो हो गया 10,000। अब 10,000 पे अवमूल्यन होगा, तो 10,000 माइनस 10,000 का 20%, अब ये आ गया 10,000 माइनस 2,000, तो ये आ गया 3 वर्ष बाद मूल्य 8,000। अब देखिए इसको फिर देखते हैं क्या श्रेणी है ये। पहले वर्ष 12,000, पहले वर्ष के बाद 12,500, दूसरे वर्ष के बाद 10,000, तीसरे वर्ष के बाद 8,000। अब हमसे पूछा है कि 5 वर्षों के बाद, पहले वर्ष के बाद इतना, दूसरे वर्ष के बाद इतना, तीसरे वर्ष के बाद इतना, मतलब पहले वर्ष के बाद A1 है, दूसरे वर्ष के बाद A2 है, तीसरे वर्ष के बाद A3 है, तो 5 वर्षों के बाद A5 होगा। तो इसका मतलब n का मान 5 होगा, n का मान 5 होगा। A का मान 12,500, R का मान 10,000 बटा 12,500 कर देंगे, क्योंकि ये एक गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। देखिए इसका बटा किए तब 4/5 आया, इसका भी बटा करेंगे तो 3 0 3 0 कटेगा, 8/10 मतलब 4/5 तब भी आएगा, मतलब अनुपात समान है। तो ये एक गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। n का मान 5 तो हमें निकालना ही है। अब an के फार्मूले से निकाल देंगे। an बराबर क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी में, an बराबर AR की पावर n-1। अब इसका मान रख देते हैं, an का मान है 5, A5 बराबर 12,500 गुणे 4/5 की घाते 4 हो गया, क्योंकि 5 माइनस 1 4 हो गया। अब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 12,500 गुणे 4/5 गुणे 4/5 गुणे 4/5 गुणे 4/5, क्योंकि घाते 4 है तो हम लोग इस प्रकार लिख दिए। 5 से इसको काटा 2,500, फिर 5 से काटा 500, फिर 5 से काटा 100, फिर 5 से काटा 20 आ गया ऊपर। तो अब इस 4 और 4 का गुणा कर दिया 256, तो 20 गुणे 256, तो A5 आ गया हमारा 5120। तो 5 वर्ष बाद जब मूल्य अवमूल्यित होते 5 वर्ष बाद क्या होगा, 5120 रुपये होगा 5 वर्षों के बाद। तो ये 31वां प्रश्न भी हो गया हमारा सॉल्व। अब देखिए 32वां प्रश्न क्या कर रहा है हमसे, किसी कार्य को कुछ दिनों में पूरा करने के लिए 150 कर्मचारी लगाए गए, ठीक है। दूसरे दिन 4 कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया, तीसरे दिन 4 और कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया तथा इस प्रकार अन्य। अब कार्य पूर्ण करने में 8 दिन अधिक लगते हैं, तो दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कार्य पूर्ण किया गया हो। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, किसी कोई कार्य है उसको पूरा करने के लिए 150 कर्मचारी लगाती है, ठीक है, 150 कर्मचारी लगाती है। अब उसमें क्या हो रहा है कि पहले दिन 150 कर्मचारी काम कर रहे हैं, दूसरा दिन जब हो रहा है तो 4 चले जा रहे हैं, तो मतलब 146 काम कर रहे हैं। तीसरा दिन जब हो रहा है तो उसमें से 4 चले जा रहे हैं, 142 काम कर रहे हैं। चौथा दिन हो रहा है तो फिर 4 चले जा रहे हैं, पाँचवा इसी प्रकार अन्य 4, हमेशा 4 चले जा रहे हैं। तो अब कह रहा है कि इस प्रकार जब 4 जाते रह रहे हैं तब काम पूर्ण होने में जितना पहले 150 कर्मचारी काम करते तो तब जितने दिन में पूर्ण होता, और जब 4 छोड़ते जा रहे हैं तब उससे 8 दिन अधिक लग रहा है, क्योंकि 4 छोड़ते जा रहे हैं 8 दिन अधिक लग रहा है। तब हमें ज्ञात करना है कि जब 4 छोड़ते जा रहे हैं दिनों की संख्या कितनी होगी। 8 तो अधिक है लेकिन कितनी है जिसमें कार्य पूर्ण किया गया हो। तब देखिए कार्य बराबर क्या होगा, कार्य बराबर होगा कर्मचारियों की संख्या गुणे दिनों की संख्या होता है। कार्य बराबर यही होता है, कर्मचारियों की संख्या गुणे दिनों संख्या। माना पहले कार्य x दिन में ही पूरा हो जाता है, मान लिए हम पहले कार्य x दिन में पूरा हो जाता है, तो मान क्या आएगा, W बराबर क्या आएगा कि 150 कर्मचारी है पहले और x दिन में पूरा हो जाता है,
तो डब्ल्यू आ जाएगा, किया गया कार्य हो जाएगा 150 यक्स। अब देखिए क्या हो रहा है, कर्मचारी और यहाँ दिन, मतलब पहले दिन 150 तो काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे दिन 4 छोड़ दे रहे हैं तो 146 हो जा रहा है। तीसरे दिन फिर 4 छोड़ दे रहे हैं तो 142 हो जा रहा है। इसी प्रकार अब यक्स प्लस 8 पदों तक जाएगा, क्योंकि ये दिन तो अब 8 अधिक लग रहा है। पहले यक्स दिन में पूरा होता था, अब 8 दिन अधिक लग रहा है। 8 दिन अधिक लग रहा है, इसका मतलब यक्स प्लस 8 दिन लगेगा, तो ये भी यक्स प्लस 8 पदों तक जाएगा। अब ये चीज़ यक्स प्लस 8 पदों तक जा रही है, तब देखिए कर्मचारी कितने, मतलब कार्य अब कितना हो गया। ये जो कर्मचारियों का है इसको जोड़ दे रहे हैं। वर्क क्या होगा, कर्मचारियों को जोड़ते हैं हम, यहाँ कर्मचारियों को जोड़ेंगे तो 150 प्लस 86 प्लस 142 प्लस, देखिए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है कर्मचारियों की संख्या गुणे दिनों की संख्या, होता है ना ये। तो 150 कर्मचारी एक दिन काम कर रहे हैं, एक दिन काम कर रहे हैं, तो 150 गुणे 1 150 हो गया। अब 146 कर्मचारी भी एक ही दिन काम कर रहे हैं, क्योंकि ये तो दूसरे नंबर का दिन की संख्या है ना, कि ये दूसरे दिन, ये है दूसरे दिन, ये थोड़ी है कि 2 दिन काम कर रहे हैं, ये तो है दूसरे दिन। लेकिन 146 कर्मचारी काम कितने करेंगे, बस एक दिन, दूसरे नंबर का जो दिन है उसी दिन पूरा काम करेंगे, तो एक ही दिन काम किए तो 146 ये भी हो जाएगा। फिर 142 कर्मचारी भी तीसरे नंबर के दिन पूरा काम करेंगे, तो मतलब एक ही दिन काम किए तो उसका भी कर्मचारियों से क्या गुणे दिन करेंगे तो 142 ही आएगा। प्लस ऐसे ही एक एक दिन हर जगह होगा, तो यक्स प्लस 8 पदों तक ये ऐसे ही जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो कुल कार्य हमारे पास निकल कर आ जाएगा, इसको जोड़ते हैं। तब यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है, ये एक समांतर श्रेणी बन रही है। इसमें देखिए प्रथम पद 150 है, सार्वंतर है -4, सार्वंतर है -4, और यन का मान है यक्स प्लस 8, तो यन की जगह यक्स प्लस 8 बटा 2 कोष्ठ में 2 गुणे 150 प्लस यक्स प्लस 8 -1 गुणे -4 हो गया ये। अब यक्स प्लस 8 बटा 2 कोष्ठ में 300 प्लस यक्स प्लस 7 गुणे -4 हो गया ये। अब इसका फिर गुणा किया 150, 300 -4 यक्स -28 हो गया। इसको साल किया तो यक्स प्लस 8 बटा 2 कोष्ठ में 372 -428 हो गया, घटाया तो। अब ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर देखिए इसमें से हमने 2 को कॉमन ले लिया, तो यक्स प्लस 8 बटा 2 गुणे 2 कोष्ठ में आया 186 -2 यक्स। अब इस 2 से ये 2 कटा, आया क्या हमारे पास यक्स प्लस 8, दूसरे कोष्ठ में 186 -2 यक्स। जब इसका भी गुणा कर दिया हमने तो क्या निकल कर आया 120 -2 यक्स प्लस 1088। अब कुल एक दूसरी कंडीशन में कितना कार्य किया गया ये हमारे पास निकल के आ गया। अब काम तो एक ही कर रहे हैं, उसी कार्य को कर रहे हैं, किसी तरीके का करें कार्य तो वही रहेगा। अब कोई काम है उसको 5 लोग करें चाहे 1 लोग करें तो कार्य में घटी वृद्धि थोड़ी हो जाएगी, कार्य तो वही रहेगा। दिन बदल सकता है, कर्मचारियों की संख्या बदल जाएगी, लेकिन कार्य तो सेम रहेगा। तो इसका कार्य और पहले का कार्य जो हम 150 यक्स निकाले हैं वो और ये सेम टू सेम होगा, तो हम 150 यक्स बराबर इसके रख देते हैं 120 यक्स -2 यक्स स्क्वायर प्लस 1088। इस सब को इधर ले आते हैं तो हो गया 150 यक्स -120 यक्स -2 यक्स स्क्वायर -1088 बराबर 0 हो गया। फिर इसको 2 यक्स स्क्वायर को पहले लिखे 2 स्क्वायर, इसको घटा के प्लस 30 यक्स -1088 बराबर 0 हो गया। 2 को कॉमन लेते हैं, इसमें से 2 को हमने जब कॉमन लिया तो आया क्या 2 कोष्ठ में यक्स स्क्वायर प्लस 15 यक्स -540 बराबर 0। अब 2 को इधर भाग में ले जाएंगे तो 2 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास यक्स स्क्वायर प्लस 15 यक्स -544 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण हमारे पास बच गया। इसको सॉल्व करते हैं तो होगा यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स -17 यक्स -544 बराबर 0, क्योंकि मध्य पद को हमने 2 भागों में इस प्रकार बांट दिया। इसमें से हमने कॉमन लिया यक्स, तो आया कोष्ठ में यक्स प्लस 32 माइनस इसमें कॉमन लिया -17, तो आया यक्स कोष्ठ में यक्स प्लस 32 बराबर 0। फिर यक्स प्लस 32 कॉमन लिया तो यक्स प्लस 32 कोष्ठ में यक्स -17 बराबर 0 आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास यक्स के 2 मान आ गए, एक तो आया 17, एक आया -32। अब यहाँ पर देखिए कभी दिनों की संख्या माइनस में तो होगी नहीं, ये तो पहले ही पद मान्य नहीं हुआ, तो आया क्या हमारे पास यक्स का मान आ गया 17। देखिए यक्स हमने क्या माना था, यक्स माना था कि माना कार्य यक्स दिन में पूरा हो जाता, मतलब पहले जब कोई कर्मचारी काम नहीं छोड़ता तब यक्स दिन में पूरा हो जाता, तो यक्स का मान हमने निकाला है 17।
तो मतलब जब कोई कर्मचारी काम नहीं छोड़ता तो 17 दिन में पूरा हो जाता, लेकिन जब काम छोड़ने लग रहे हैं तो उससे 8 दिन और लग रहा है। तो मतलब कार्य को पूरा करने में जो बाद वाला ही हमसे पूछा है कि जब छोड़ रहे हैं तब कितने दिन में कार्य पूरा होगा, तो तब कार्य पूरा होगा 17 + 8, क्योंकि 8 दिन अधिक लग रहा है, तो ये हो जाएगा 25 दिन। मतलब तब कार्य 25 दिन में हमारा कार्य पूरा हो जाएगा। तो ये हमारा 32वां प्रश्न भी हो गया साल। इसी के साथ हमारी विविध प्रश्नावली 9 हो गई ख़त्म और हमारा चैप्टर 9 हो गया ख़त्म। तो अब अब आगे के चैप्टरों को भी हम सॉल्व कराएंगे इसी तरह। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।